हेलो माय क्यूटीज, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा जो प्रिज्म का डर है ना तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें समझ में नहीं आता कि प्रिज्म होता क्या है, वो मैं सारा डर खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो कॉपी पेन निकालो, हेडिंग डालो प्रिज्म, और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैंने तो डाल रखी है हेडिंग प्रिज्म की। ठीक है, अब देखो प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म कुछ नहीं है, बस एक कांच का टुकड़ा है स्पेशल शेप का। और वो शेप क्या होती है, देखो उस शेप में 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं। इनको मिला के हम एक शेप बनाएंगे और कांच के टुकड़े को शेप का बना देंगे, उसी को हम बोलेंगे कि वो प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है, बस एक कांच का टुकड़ा है यार स्पेशल शेप का। उसकी शेप क्या होगी, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आगे, ये मेरा एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल इसके पीछे। अब 3D की ड्राइंग में 2D में बना रहा हूं तो थोड़ा ऐसे ही बनेगी यार, जैसे तुम क्यूबॉइड बनाते हो अपना या क्यूब बनाते हो, तो उसमें भी तुम क्या करते हो, पहले एक स्क्वायर लगाते हो, फिर उसके पीछे दूसरा स्क्वायर लगा के ऐसे ऐसे करके करते हो ना। वैसे ही मैं यहाँ पे ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल आगे एक ट्राइंगल उसके पीछे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल आगे आ गया, दूसरा ट्राइंगल उसके पीछे आ गया। अब रेक्टेंगल चाहिए हमें 3, क्यों, इसको पूरा साथ में जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए। तो देखो एक साइड से दूसरी साइड पे एक रेक्टेंगल हमारा बनेगा, तो यहाँ से हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया, एक रेक्टेंगल हमारे नीचे वाला हो गया, एक रेक्टेंगल हमारे ऊपर वाला हो गया। ठीक है, अब ऐसी शेप का कोई भी कांच का टुकड़ा होगा या कोई भी डेंसर मीडियम का टुकड़ा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म को हम बुक में कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल एक ट्रायंगल बना देते हैं। क्योंकि बार बार इतना थोड़ा ड्रॉ करेंगे हम, रे डायग्राम बनाने के लिए पहले इसे ड्रॉ करेंगे, इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना समझना, है ना। चलो, अब नया टॉपिक आया प्रिज्म, तो इसके कुछ ना कुछ नए कंपोनेंट्स भी होंगे। अब उन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। देखो प्रिज्म के में क्या होता है, लाइट इधर से आती है। ठीक है, बाहर हमारी हवा है और अंदर हमारा ग्लास है। ठीक है, अंदर ग्लास है। अब देखो लाइट जब हवा से ग्लास में जाएगी तो क्या हो रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो क्या करेगी लाइट, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहां कुछ लाइट जा रही थी, ठीक है, यहाँ कुछ लाइट जा रही थी, अब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे जा रही थी तो वो अब कुछ ऐसे जाएगी। चलो, अब दूसरे सरफेस पे पहुंचेगी। जैसे जैसे सरफेस चेंज होते रहेंगे, रिफ्रैक्शन तो होता रहेगा ना। देखो रिफ्रैक्शन हमारा सरफेस फिनोमेना होता है, जैसे सरफेस से टकराएगी दोबारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब इधर क्या हो रहा है, लाइट कहाँ जा रही है बताओ, ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कांच को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब कांच से जब बाहर हवा में जाएगी तो क्या करेगी लाइट, नॉर्मल से दूर जाएगी ना। जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या करती है, लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल इसका है, यहाँ पे लाइट जा रही थी, अब क्या करेगी, नॉर्मल से दूर इधर निकल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे। चलो, अब देखो रिफ्रैक्शन कितने सरफेसेस के बीच में हो रहा है, एक या दो, दो के बीच में। तो जिन दो सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन होता है उनको क्या बोलते हैं हम, ये यहाँ पे एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ, इसी में तुम्हें शो कर दूंगा मैं। ठीक है, वहां हम समझेंगे, यहाँ मैं तुम्हारे लेबलिंग करूंगा। तो जो ये दो सरफेसेस है ना, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, S1 एंड S2, इनको क्या बोलते हैं, S1 एंड S2 को हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन इन्हीं सरफेसेस पे हो रहा है ना, और कहीं तो हो नहीं रहा। नीचे वाला जो सरफेस है वो तो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिज्म को सपोर्ट दे रहा है। ये ऐसे हवा में तो लटके रहते हैं, नीचे जमीन पे रखोगे तो जो नीचे वाला सरफेस है वो सिर्फ इस प्रिज्म को सपोर्ट दे रहा है, और इसको हम बोलते हैं बेस, क्योंकि ये नीचे का तला है ना। सिंपल बेस, जैसे ओह बेस, बेस जैसे ट्राइंगल का बेस होता है नीचे वाला, वैसे इसका वही है। ठीक है, चलो, अब ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको ए से डिफाइन करते हैं। अब ए क्या होगा, ए होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल। जब S1 और S2 के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो ये वाला एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, S1 पे टकरा रही है, फिर S2 पे टकरा रही है, फिर बाहर निकल रही है। तो S1 और S2 के बीच में जो एंगल होगा वो ही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा।
ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। अब इधर देखो प्रिज्म ने करा क्या, स्टार्टिंग में जब लाइट प्रिज्म के रास्ते में नहीं आई थी तो लाइट कैसे जा रही थी, मस्त मौला मस्त कलंदर पार्क में घूम रही थी ये लाइट, अंदर कैसे निकल रही थी, सीधे ऐसे जा रही थी ना, सीधे ऐसे। यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हटा दो, ये नॉर्मल को हटा दो, देखो लाइट कैसे निकल रही थी, सीधे। अब प्रिज्म ने क्या करा, प्रिज्म बोला कहाँ ऊपर जा रही है, कहाँ तू बादलों की ऊंचाई छुएगी, इधर जमीन पे। सोसाइटी है हमारी प्रिज्म, जैसे तुम्हें सब खींच के नीचे निकाल देंगे ना, तुम बड़े हो गए, तुम्हारे नए आइडियाज आएंगे कि नहीं हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, सब बोलेंगे नीचे जो सब कर रहे हैं वही कर। तो क्या कर रही है ये लाइट, ऐसे ऊपर जाती है, प्रिज्म क्या करता है, बोलता है ऐसे कि नीचे बेस की तरफ टर्न कर देता है लाइट को, देखो नीचे बेस है ना जमीन की तरफ, चल थोड़ा पाँव जमीन में कर ले। तो प्रिज्म करता क्या है, प्रिज्म क्या करेगा, इट टर्न्स या इट बेंड्स लाइट टुवर्ड्स द बेस, बेंड करता है लाइट को बेस की तरफ, ठीक है। अब कितना इसने बेंड कर दिया बताओ, लाइट पहले यहां जा रही थी सीधे ऊपर की तरफ, अब ये नीचे चले गई, इसके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है, ठीक है, यही तो एंगल है। लाइट पहले ऐसे जा रही थी, अब इतना नीचे आ गई, इस एंगल को हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब प्रिज्म ने कितना लाइट को डेविएट कर दिया अपने पाथ से, ऐसे पहले सीधे जा रही थी, अब प्रिज्म ने नीचे कितना ले आया, उसे हम बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो इतना तो बेसिक हो गया, अब मेरे एक सवाल का उत्तर दो। ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री, ठीक है। लाइट मेरी किधर से आएगी, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई। अब मुझे बताओ कि इस डायग्राम में एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, जिस सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे लाइट ये दो सरफेस है, लाइट इधर से आ रही है और इधर निकल रही है, तो इनके बीच में जो ये एंगल है ना, बीच का ये जो एंगल है वो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ सरफेसेस कौन कौन से जिनमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो ये, इसे S1 बोल लो, इसे S2 बोल लो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, S1 S2 दो लाइन है, दो के बीच में एंगल कितना है दिखा रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री होगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा ऊपर वाला एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म हो, हमें देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, उस हिसाब से हम एंगल ऑफ प्रिज्म क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो इसे इतना नोट करो, आगे हम इस एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है यार, इसी से पूछा जाएगा, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन का अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें जरूरत लगेगी कि तुम्हें डेरिवेशन सीखनी है एंगल ऑफ डेविएशन की, तो बस एक बार कमेंट कर देना नीचे, मैं तुम्हें जरूर करके दिखा दूंगा वो, ठीक है। तो चलो एंगल ऑफ डेविएशन, ये तो बता दिया मैंने होता क्या है, जितना लाइट रे बेंड हो जाती है अपने पाथ से, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। अब ये I, E और A क्या है, देखो प्रिज्म में लाइट ऐसे आती है, फिर ऐसे क्या बोलते हैं नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ एक और नॉर्मल, फिर ये और नीचे चली जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ वहीं लाइट जाती है। तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अवर ए एंगल ऑफ प्रिज्म,
तो ये तो हो गया हमारा ए, ठीक है। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सबसे पहले लाइट जब टकरा रही है तो वो किस एंगल पे टकरा रही है नॉर्मल के साथ। सबसे पहले लाइट कहाँ टकरा रही है, इधर, नॉर्मल क्या है ये, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब जब लाइट इमर्ज आउट कर रही है, मतलब बाहर निकल रही है जब प्रिज्म से, तो वो किस एंगल पे निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दिस इज अवर ई, और इसको ई की जगह कहीं कहीं हम I2 भी लिखते हैं, ठीक है, I2 भी लिख देते हैं बुक में। यहाँ पे I1 प्लस I2 भी हो सकता है, I1 प्लस I2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये I1 हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है, बस समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस किस चीज में करेगा। पहला तो करेगा किस पे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर जो मीडियम यूज करा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उस पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जरूर जरूर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो हमें बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितना बेंड होती है, कितनी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड ज्यादा कम होगी तो वो ज्यादा बेंड करेगी। तो देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग उतनी ज्यादा, मतलब लाइट ज्यादा मुड़ेगी। अब एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या बता रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी यही तो बता रहा है कि लाइट पहले यहां जा रही थी, यहां से कितना मुड़ गई, कितना मुड़ गई, वही तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट हर पॉइंट पे ज्यादा मुड़ेगी, यहां भी ज्यादा मुड़ेगी, यहां भी ज्यादा मुड़ेगी। सो इसीलिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा बढ़ता है तो हमारी बेंडिंग बढ़ती है, और बेंडिंग बढ़ती है तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाओ वेवलेंथ पे। अब देखो ये थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा ना तुम्हें याद करने की चीज है यार, क्योंकि वेवलेंथ वाली चीजें ना थोड़ा याद करो, तुम्हें विबग्योर की वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी। तो देखो जब विबग्योर होता है, विबग्योर का मतलब क्या होता है, हमारा कलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां से यहां जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी बढ़ती है, ठीक है। और जब हम यहां से यहां जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो बस तुम वायलेट का याद रख लो यार, वायलेट से ये याद रख लो कि इसका वेवलेंथ सबसे कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अब वहीं से तुम विबग्योर करना, जब तुम ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती रहेगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो अब वॉयलेट से रेड की तरफ जब हम जा रहे हैं तो अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा ना, फर्स्ट पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होगी तो मतलब बेंडिंग कम होगी। अब लाइट कम बेंड करी तो क्या हुआ, कम एंगल पे वो बाहर निकलेगी, ठीक है। चलो तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, ठीक है, फॉर अ गिवन प्रिज्म। चलो 2 पॉइंट हो गए, इसे मिटा के अब तीसरे चौथे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर का। अब मुझे बताओ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर से एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर तुमने मेरे से पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है टेम्परेचर चेंज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कैसे होती है। देखो अगर हम कांच को गर्म करेंगे, कांच को हमने गर्म करा, गैस पे रख दिया, चूल्हे पे आग लगा दी, उसे अंगीठी पे रख दिया, क्या होगा, कांच के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। उसका जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं क्या करते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं ना। देखो जब पानी को गर्म करते हैं पार्टिकल्स उसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। वैसे जब हम किसी भी मीडियम को गर्म करेंगे, कांच को भी अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे। मतलब जैसे पहले तो बिल्कुल चिपके हुए थे, अब क्या करेंगे, वो एक्सपैंड होंगे, दूर दूर जाएंगे। उससे क्या होगा कि लाइट जो होगी वो कम पार्टिकल से टकराएगी। अब उसका रास्ता खाली खाली हो गया ना, तो क्या होगा, जो कांच का जो मीडियम है वो लाइट को कम रेजिस्टेंस देगा। उससे क्या होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो बताता है कि मतलब लाइट जब एक
किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो कितने पार्टिकल्स उससे टकराते हैं, कितनी उसकी स्पीड कम होती है। अब अगर पार्टिकल्स नहीं टकरा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ेगा ना भाई, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए अब, है ना। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ओ सॉरी डेंसिटी कम हो जाती है। अब अगर किसी की डेंसिटी कम हो गई, पार्टिकल्स दूर दूर है, तो लाइट उसमें आराम से भागेगी, दौड़ेगी तेज स्पीड से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या एन से करता है डिफाइन, वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ेगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट ही था वो ना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, इसकी वजह से एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ा, ठीक है। चलो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखो जितना ज्यादा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म उतना ज्यादा ही हमारा एंगल ऑफ डिवीजन है। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसको तुम्हें प्रूव करना है ना अगर, तो ये प्रूफ तुम सिर्फ इस फॉर्मूले से कर सकते हो, वैल्यू डाल डाल के, ऐसे तुम कोई देख नहीं सकते इसको, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म से क्या होगा, अगर ए बढ़ेगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, या तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल डाल के तुम इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए तो मेरे को पूरा बोर्ड रख करना पड़ेगा। चलो पांचवा पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यार देखो पता नहीं कौन बाहर कौन से पक्षी हैं, आवाज आती रहती है यार रात को। सो पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। या इस पॉइंट पे हम बोलते हैं हमारा I1। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ अलग कहानी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में पता है क्या होता है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं पहले, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, होता रहता है कम, फिर रुक जाता है, मिनिमम वैल्यू पे आता है। उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो हमारा डेविएशन एंगल भी बढ़ने लग जाता है। आया थोड़ा बहुत समझ में। देखो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 करके एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, मिनिमम वैल्यू पे आएगा। फिर उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है उसके बाद हमने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आगे बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लग गया, कुछ ऐसे। देखो इसको ग्राफ से समझो, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया हमारा इंसिडेंस एंगल, ठीक है। चलो तो पहले जब मैं आई को बढ़ा रहा हूं इधर से इधर जाने में, देखो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो क्या हो रहा है, पहले जब मैं आई को बढ़ा रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। देखो पहले मैं 10 से 30 तक जाता हूँ, चलो ठीक है, सपोज 10 से 30 तक गया। पहले कुछ सोचो एंगल ऑफ डेविएशन इतना था, 10 से 30 तक गया तो वो यहां से यहां पहुंच गया, नीचे कम हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब जब मैं 30 के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, बढ़ेगा आई के साथ, अभी ऐसे बढ़ने लग जाएगा। ये क्या है, अब बोलोगे क्या है भाई ये हम कैसे समझें, भाई तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हें तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, साइंटिस्ट ने ये चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है, और उन्होंने हमें बुक में लिख के दी, हमने समझी और हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो देखो कैसा था हमारा सीन प्रिज्म का, ये था हमारा प्रिज्म, ये आई लाइट हमारी, ठीक है, यहां से निकली और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। ये हमारे दो नॉर्मल है, ठीक है।
और इस केस में मैं अभी ले रहा हूँ इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब जिसके जो ट्राइंगल्स होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारे एंगल 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। चलो अब देखो क्या हो रहा है। अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए 30 डिग्री, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, दो एंगल की वैल्यू आ रही है, एक I1 और एक I2। इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि किसी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो डेविएशन होगा वो सेम मिल सकता है, सेम मिल सकता है। अब क्या तुम्हें लगता है कि ये I2E के बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो हमारा ये है E, क्या तुम्हें लगता है? क्या हो सकता है भाई ये I2 जो है वही E हो? इज इट पॉसिबल? यप्स, इट इज पॉसिबल एंड इनफैक्ट यही होता है भाई। क्यों क्यों बताओ मुझे। देखो इस ग्राफ से क्या बोल रहा है, अगर तुम I1 पे लाइट फेंकोगे तो तुम्हें 30 डिग्री का डिविएशन मिलेगा, और I2 पे फेंकोगे तो भी 30 डिग्री का डेविएशन मिलेगा। सपोज ये मेरा I2 है, ये मेरा I1 है, और अभी मेरा डेविएशन सपोज 30 डिग्री का हो रहा है। तो मैंने पहले देखो क्या करा, मैंने 30 पे फेंका, श्यू श्यू श्यू, लाइट बाहर निकल गई, ठीक है, 30 डिग्री का डेविएशन हुआ। ये जो है डेविएशन 30 डिग्री का हुआ। सो जब ये लाइट यहां से डेविएट होके बाहर निकलेगी ना, तो वो इस I2 की वैल्यू पे निकलेगी। क्यों क्यों? क्योंकि लाइट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लाइट फॉलो करती है ना, मतलब लाइट अपना पाथ रास्ता वापस चल सकती है, ठीक है, लाइट अपना पाथ वापस चल सकती है। तो अगर मैं यहां से अब लाइट को उल्टा घुमा दूं, ठीक है, उल्टा घुमा दूं तो वापस ये I1 पे आ जाएगी, ठीक है। I2 पे अगर मैंने उल्टा घुमाया तो सेम डेविएशन लेके देखो, यहाँ पे डेविएशन कितना था, पहले 30 था, यहाँ पे डेविएशन कितना है, लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे मिलाया, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 30 डिग्री सेम डेविएशन मिल रहा है। अगर यहाँ पे I2 की वैल्यू में कुछ और ले लूं तो मेरे पे 30 डिग्री का डेविएशन नहीं मिलेगा। देखो I1 I2 दो पेयर है, I1 और I2 का पेयर है, ठीक है, जिन पे सेम डेविएशन मिल रहा है। पेयर से ही तो यहाँ पे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन का 30-30। जब ये दोनों एंगल I1 और I2 होंगे तभी यहाँ पे हमें सेम डेविएशन मिलेगा। अगर एंगल चेंज हो गए, वैसे होता नहीं है, ये मैं तुम्हारे दिमाग का कीड़ा मिटा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एंगल I2 ना हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैंने I1 में डाला, I4 हो जाए, उस I4 की वैल्यू भी वही होगी जो हमें इस ग्राफ से मिल रही है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अब जो हमने खिचड़ी पकाई है उसे मिटाते हैं। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि इस ग्राफ में जो दो वैल्यूज होती है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की होती है, एक एंगल ऑफ इमरजेंस की होती है। इसको तुम फ्लिप भी कर सकते हो, एक को एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि लाइट जो होती है वो हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है, ठीक है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डालोगे एंगल ऑफ इमरजेंस पे निकली, वहीं से तुम अगर इमरजेंस को इंसिडेंट बना दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे निकल जाएगी, सेम डिविएशन फॉलो करके। अब हम देख लेते हैं, ये एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है, पहले डायग्राम बना लूं। ये एक पॉइंट है जिसपे डेविएशन सबसे कम है, कुछ 18 डिग्री के आसपास, और एंगल कुछ 32 डिग्री है, ठीक है, 32 डिग्री अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू मनगढ़ंत है, ये एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ वो ग्राफ समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है ज्यादा। इस पॉइंट को देखो, ये ऐसे करके यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है और आई की वैल्यू भी एक ही है, I1 I2 नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही I है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होगा जिसपे लाइट जाने के बाद मिनिमम डेविएशन करे, कोई दूसरा एंगल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही एंगल होगा, मतलब जब लाइट प्रिज्म से टकरा रही है तो कोई एक ही एंगल होगा जो मिनिमम डेविएशन दे,
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होगा जो मिनिमम डेविएशन देगा। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं लाइट को उल्टा कर दूं तो इधर से भी तो वही एंगल पड़ना चाहिए ना मिनिमम डेविएशन के लिए, है ना। तो यहाँ भी जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो आई के बराबर ही होगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन चाहिए हमको, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, I1 प्लस ई माइनस ए। अब इसमें ई की वैल्यू भी आई के बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये 2i माइनस ए। I1 तो I हमारा है ही और E की वैल्यू भी I के बराबर है, तो 2i माइनस ए मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है। अब मैं कहाँ पे लिखूं, इधर लिख लेता हूँ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यहाँ लिखता हूँ, ऊपर ये से मैं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भी मिटा देना चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड डेल्टा मिन इक्वल टू 2i माइनस ए। दूसरी कंडीशन क्या होती है मिनिमम डेविएशन की, कि जो हमारी ये वाली रे है ना जो प्रिज्म के अंदर से जा रही है, दैट इज पैरेलल टू बेस। तो दूसरी क्या होगी, रे इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस। कैसे, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ठीक है। सेम एंगल पे लाइट पड़ रही है, इधर से भी पड़ रही है सेम एंगल पे, इधर से भी अगर मैं रिवर्सिबिलिटी यूज करूं तो इधर से भी सेम एंगल पे पड़ेगी। अब लाइट अगर सेम मीडियम पे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी भाई ऑब्वियसली सेम होगा। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। अब अगर हमारी इधर से लाइट जा रही है, इधर से लाइट जा रही है, तो इधर मुड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आएगी, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है आर। अब अगर ये दोनों एंगल आर हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, दोनों 90 माइनस आर हो जाएंगे। ये आर है, टोटल एंगल ये वाला कितना था, जो ये वाला एंगल टोटल है वो 90 डिग्री था, सो एक आर हो गया, तो ये वाला जो बचा हुआ कितना हुआ टोटल 90 माइनस ये नीचे वाला आर। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 प्लस सॉरी माइनस आर प्लस 90 माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से आर आर का हो गया 2r प्लस 90 90 180, ठीक है। 90 माइनस आर दो एंगल हो गए, ठीक है। 2r प्लस 180 प्लस 60 इक्वल टू 180, माइनस का यहाँ पे 2r, माइनस आर प्लस माइनस आर इक्वल टू माइनस 2r। अब ये माइनस 2r को इधर भेजो, 180 को इधर आओ, 180 माइनस 180 प्लस 60 इक्वल टू 2r। यहाँ से r की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी सॉल्व करने के बाद 30 डिग्री। अब तुम बोलोगे भाई r की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई, तो 30 तो चाहिए ना। यहाँ पे क्या है 90 माइनस आर, इसी हिसाब से क्या होगा, जो ये है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर 60 डिग्री, 90 माइनस 30 60, और ये भी 60। अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सारे एंगल कितने हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री है, ऊपर वाले के भी सारे 60 डिग्री है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल 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 सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी लिख के ये दोनों एंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। सो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हें फायदा क्या मिलेगा, मेरी अगली वीडियो जो कल आएगी उसका तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर तुम्हें नोटिफिकेशन आ गया तो तुम वो टॉपिक भी समझ लोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।